तो खुद के दो बेटे, अगर हमें ब्रांड एम्बेसडर ऐसी मुहिम का बनाना था तो सुष्मिता सेन जी को बनाते, जिनने एक बेटी को अडॉप्ट कर उसको शिक्षा देने का काम किया। हम वरिष्ठ पत्रकारों से कुछ सवाल लें, क्योंकि अक्सर जब भी हम खबरों में बात करते हैं तो मामला थोड़ा सा गंभीर बन जाता है। हम आदरणीय राणा यशवंत जी, जो हमारे ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि सर 2 शब्द कहें दुष्यंत के लिए, प्लीज। ये दुष्यंत के लिए अचीवर्स अवार्ड था, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि जब भी पॉलिटिशियंस होते हैं तो सवाल वैसे ही होते हैं, होने भी चाहिए, लाजमी सी बात है। मैं आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों, एक पार्टी जो 4 सीटों के साथ है 47 सीटों के साथ खड़ी हो जाती है, सत्ता में हो जाती है। आपकी लोकसभा सीटों पर उसका कब्जा हो जाता है, 7 सीटें आ जाती हैं। आपकी सारी बातें, सारी दलीलें, आपकी 4 पीढ़ियों में आपका जो अनुभव रहा है, वो सारी बातें मैंने मान ली। क्या आपको आज की तारीख में लगता है कि एक नौजवान नेता होने के नाते आप ये महसूस करते हैं कि इस देश का जो आम आदमी है उसकी सोच बदली है, उसका मानस बदला है, और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको वो खारिज कर रहा है, और अब जो राजनीति होनी चाहिए वो दूसरे तरीके की होनी चाहिए, और राजनेताओं को अपनी समझ, अपनी सोच और अपनी विचारधारा तीनों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपने बड़ा मरोड़ के एक बड़ा आसान सवाल पूछा कि राजनीति बदली। बिल्कुल बदली है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि समाज बदला है, राजनीति को बदलने की आपने कहा ट्रेडिशनल राजनीति से एक डायनामिक राजनीति आई, उसको बदलने की जरूरत है। आई है, बिल्कुल आप एक्सेप्ट करें, और मोदी जी नहीं लेकर आए इसको, अन्ना लेकर आए, आंदोलन से आई है राजनीति। और आप इतिहास उठाइए इस देश का, जयप्रकाश नारायण जी जब सड़कों पर उतरे थे तब भी राजनीति ट्विस्ट करी थी। इतिहास है हमारे देश का, जब भी आंदोलन होता है राजनीति बदलती है, सोच बदलती है, मगर ये वो हिंदुस्तान है जहां लोग बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। आप नहीं भूल सकते कि आज हिंदुस्तान के अंदर 26/11 जैसा इंसिडेंट हुआ, और हम सिर्फ 26/11 को याद करते हैं कि हाँ जरूर बॉम्बे के अंदर ऐसा इंसिडेंट हुआ। और मैं 5 साल यूएस में रहा, और आप किसी दिन बोल दीजिए 9/11 हुआ तो लोग कह देते थे हाँ 9/11। तो हमारे यहाँ बहुत छोटे समय में सोच बदलती है लोगों की, और मुझे लगता है कि एक लच्छेदार भाषणों का ढेर दिया गया, लोग उस लच्छेदार भाषणों के साथ चले और बहुत उम्मीदों के साथ चले, मगर वो उम्मीदें पूरी कब होंगी? ये तो 5 साल बहुत कम समय में आ जाएगा। मुझे सांसद बने आज 8 महीने हो गए, मुझे ही नहीं पता चला। मैं तो कई बार बैठा सोचता हूं कि 5 साल के लिए सांसद बने थे, अब तो 4 साल 4 महीने बाकी रह गए। नहीं दुष्यंत, मैं सिर्फ आपसे कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों की उम्मीदों को खारिज कर रहे हैं, या फिर आपकी राजनीति लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पा रही है, यह कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको 77 में भी लेकर चलना चाहता हूँ। एक आंदोलन खड़ा होता है, जेपी का मूवमेंट आता है, इस देश की राजनीति बदलती है, लेकिन उस राजनीति की जितनी भी पैदाइश थी, या वो जो पूरी खेप थी राजनेताओं की, वो लोगों की उम्मीद पर खड़ा नहीं कर पाई, और वो खारिज हुई। हालांकि वो सब बड़े नेता हो गए, सब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन आज की तारीख में जो नया दौर आया, ठीक है, अन्ना मूवमेंट ने एक जन दबाव बना सत्ता पर। अन्ना के आंदोलन ने यह बताया कि लोगों का दबाव और लोगों की उम्मीदें सत्ता पर भारी पड़ सकती हैं, और सत्ता में बैठे लोगों को उसके मुताबिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। उस आंदोलन के बाद इस देश में मानस बदला, आम आदमी बदला, राजनेताओं की जो सोच समझ है वो भी बदली। उनको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चलता है, जिस तरीके से आप लोगों को भेड़ की तरह हाँकते रहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, और आप मालिक मुख्तार हैं, ऐसी मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। आम आदमी ताकतवर हुआ, उसने अपनी ताकत पहचानी। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने उस आम आदमी की ताकत या आम आदमी की जरूरत को समझने की कोशिश की और उसके मुताबिक अपनी राजनीति ढाली और बाकी लोगों को खारिज कर दिया? देखिए, अगर आप नरेंद्र भाई मोदी की बात करें तो उनके साथ कंपटीशन में कौन था? सबसे अहम सवाल ये, क्या कोई एक ऐसा चेहरा था जिसकी उनके बराबर लोकप्रियता थी? क्या कोई ऐसा चेहरा था जो मुकाबले में डटकर खड़ा हुआ? एक पहलू ये देखने को मिलता है। दूसरी ओर पर कांग्रेस को देश ने नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को
देश में बिछाने का काम किया। जहां उनके गठबंधन थे, गठबंधन तोड़े भी उनने पॉपुलर होने के लिए। कई जगह नए गठबंधन के रातों रात किए भी गए, आंध्र प्रदेश की तरह। वो जो क्लेंच ऑफ टाइम था फ्रॉम फरवरी टू मई, वो बहुत अच्छी तरह प्ले अराउंड किया गया। और आप मुझे सदन की, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोकसभा उठा लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के 288 सांसद जीत कर आए, और आप 288 के 88 की लोकसभा उठाकर देख लीजिए, क्या कोई डेवलपमेंट वहां शुरू हुई है? क्या आज वो सेटिस्फाइड हैं? जरूर उनकी सरकार है, जरूर आज उनकी मेजॉरिटी है, मगर क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं? क्या मैं जिस तरह प्रयास कर रहा हूं, क्या वो प्रयास कर सकते हैं? क्या वो खड़े होकर लोकसभा में बोल सकते हैं? आज वहां पर तो तालिबानी फरमान है, विप्स लगा दिए गए, आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। एक सांसद अटेंडेंस देने नहीं आता, एक सांसद अपना काम कराने आता है। मेरे को तो ये अपॉर्चुनिटी मिली कि लीडर ऑफ द पार्टी की तरफ से मैं अपना रिप्रेजेंटेशन पार्टी का भी करूं और अपनी आवाज भी उठाऊं। क्या उन लोगों को वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? मैं तो 25 साल 11 महीने का सांसद बना था, 26 साल 7 महीने के भी सांसद हैं। क्या वो इतनी ईगरनेस से काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। नहीं दुष्यंत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप मान लीजिए आपको लगता है कि चूंकि आप विपक्ष में हैं, आप उस पार्टी के साथ आपका कोई मेल नहीं है, तो आप खारिज करेंगे। हो सकता है कि वो काम ना कर रहे हो सकता है कि जनता की उम्मीद पर खरा ना उतरे, और ये जनता है जो कल खारिज कर देगी उनको। 25 साल 11 महीने, कभी मैं रास्ते में आ रहा था, किसने कहा कि 25 साल 11 महीने में आपने पर्चा भरा, 26 साल 1 महीने में आप सांसद बन गए, और दोनों 9 होते हैं, 25 साल 25 11 और 26 से, और 9 का जो अंक होता है वो नायक का अंक होता है। तो उनको हो सकता है कि आप किसी नायक की तरह आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सिर्फ मैं आपकी बात करता हूं, मैं आईएनएलडी की बात करता हूं। आईएनएलडी की राजनीति जो हरियाणा में रही है, क्या उस राजनीति में खोट नहीं रहा? क्या वो राजनीति जनता के साथ दगाबाजी करके नहीं चली? क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी? ऐसा नहीं कहा सकता। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी पार्टी की राजनीति को बदलने की जरूरत है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है? जहां आप राजनीति पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बदलने की बात करते हैं, हर व्यक्ति की राजनीति अलग होती है। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो चौधरी देवीलाल के समय राजनीति थी, वो चौटाला साहब कभी नहीं वो आगे लेकर चल। जो चौटाला साहब के समय राजनीति थी, वो मुझे लगता है मेरे पिताजी के समय नहीं थी। और आज अगर मैं मेरी उम्र में देखता हूं, तो मैं चौटाला साहब वाला जो राजनीतिक ट्रेंड है, जिस तरह उनका लोगों से लगाव है, मुझे नहीं लगता हरियाणा का ऐसा कोई कोना होगा जहां वो किसी व्यक्ति को ना जानते हो। मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो मेरा चाहे उम्र ले लीजिए, चाहे एक्सपीरियंस ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, बहुत कम एरिया में मैं तो अभी सिमटा हुआ हूं। मगर राजनीति जो है वो एक अलग पहलू है। आप राजनीति के जितना अंदर घुसेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिस तरह लोगों की समस्या आपको मिलती है, जिस तरह लोगों की सोच आपको दिखती है, वो आपको दिन प्रतिदिन बदलती है। और मुझे जिस तरह आपने कहा बदलने की जरूरत है, बिल्कुल बदलने की जरूरत है। आज मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। थोड़ा सा गंभीरता ज्यादा हो रही है और हम इस गंभीरता को तोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ विद्यार्थी जी हैं, फोगाट साहब हैं, गुड्डू जी हैं। विद्यार्थी जी, 2 लाइनें आपकी हो जाए राजनीतिक माहौल पर और दुष्यंत के अवार्ड पर भी। राजीव जी, आज की इस गोष्ठी में कई तरह के लोग हैं। कुछ पद से बड़े हैं, कुछ कद से बड़े हैं और कुछ हद से बड़े हैं। कुछ को बड़ा माना गया है, लेकिन एक बात मैं अभी तक समझ नहीं पाया जी कि इस सारी क्लास में ये 2 विद्यार्थी लगातार क्यों खड़े हैं? अटेंड कर रहा है जी। ओमकार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, दुष्यंत से कोई मजेदार सवाल पूछना चाहते हैं। कहिए ओमकार जी। आप नहीं, मजेदार नहीं, तीखा सवाल है, गंभीर सवाल, गंभीर मुद्दा। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या वो खुद भी अपने आप को 2014 का अचीवर मानते हैं, और खुद को नहीं मानते हैं तो किसको मानते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारी है, 2005, 2009 और 2014। कितना गंभीर संकट मानते हैं इसको? लोगों का भरोसा क्यों प्राप्त नहीं कर पा रही है आपकी पार्टी? मैं पहले दूसरे से शुरू करता हूं। आपने कहा कि 3 चुनाव हारे, बिल्कुल
2004, 2009, 2014 का। और निरंतर एक चीज़ है कि पार्टी का जो वोट शेयर है वो बड़ा है, अपने 24 लाख, 26 लाख और 30 लाख। इसका मतलब हरियाणा की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को चुना जरूर है वोटिंग परसेंटेज में, मगर कहीं ना कहीं सीट शेयर हमारा 9 भी आया, 32 भी आया और आज 20 पे भी खड़े। इस बार एक कमी हमें बहुत बड़ी देखने को मिली कि हमारे पार्टी का नेतृत्व हमारे बीच में नहीं था, और मुझे लगता है कि उस नेतृत्व की कमी के कारण इंडियन नेशनल लोकदल इस बार मजबूत नहीं हो पाई। और बहुत से फैक्टर्स भी रहे, और एज अ पत्रकार आप बेखूबी जानते हैं कि वो फैक्टर्स क्या क्या थे। समर्थन गठबंधन भी हुए, मिलकर चुनाव भी हमारे विरुद्ध लड़ा गया, ये सोच प्रति सोच भी रखी गई कि इंडियन नेशनल ना लोग जीत जाए। क्योंकि अगर मैं आप को एक स्पेसिफिक विधानसभा उचाना जहां मैं लड़ा था, मैं एग्जांपल दूं तो उचाना के अंदर मेरे को 72,000 वोट मिले, मगर कांग्रेस कितने पे रहेगी? 1800। क्या कांग्रेस इतना छोटा संगठन है जो 1800 पे रह जाती? हज का 500 साढ़े 500 पे रह जाती। तो वहां कहीं ना कहीं मिलीभगत कर भी चुनाव लड़ेंगे, और इस सोच के साथ लड़ेंगे कि रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया जाए। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ संगठन है। ये कोई चुनाव जीतने के लालच से हम चुनाव नहीं लड़ते। हमने तो इस देश का प्रधानमंत्री पद भी त्याग दिया था, क्योंकि जान जाए पर वचन न जाए, वीपी सिंह जी को वचन दिया था। और इंडियन नेशनल लोकदल तो जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। भगवान आपसे यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं। दुष्यंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, फिर आके नायक बन गए थे। आप यूएसए से पढ़ के आए, आप भी आके नायक बन गए। ऐसा कौन सा मंत्र है जो बाहर जाके मिलता है, यहाँ नहीं मिलता? ताकि वो मंत्र हम भी पढ़ लें, कहीं ना कहीं हमारी बारी आ जाए तो उस मंत्र के बारे में जरूर बताएं। जय भगवान भाई। जहाँ बाहर की शिक्षा की बात करी जाती है, जरूर मैं तो सबसे आग्रह करूँगा जिसके पास मौका है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का, बाहर भेजने का, जरूर भेजिए। क्योंकि बाहर जाकर एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको जरूर मिलता है, दुनिया देखने को मिलती है। और आप भी शायद मेरे साथ ओलंपिक्स में गए थे, और वहाँ आपने देखा था कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन तरह की उनको फिटनेस ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे देश में वो सुविधाएं हैं नहीं। और जब तक आप बाहर जाकर उन सुविधाओं को देखोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के अंदर उन सुविधाओं को ला नहीं पाओगे जी। तो मुझे लगता है कि बाहर जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, हम चाहते हैं कि एक सवालों का रैपिड फायर हो जाए। गंगवा साहब हमारे बीच हैं, नागर साहब हमारे बीच हैं, हमारे से धर्मेंद्र आर्या जी हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज गंगवा जी संक्षेप में। सर, मैं सबसे पहले तो दुष्यंत जी आपको अचीवर ऑफ द ईयर 2014 बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। और दूसरा, अभी आपने किसानों का जिक्र किया, तो हरियाणा के अंदर आप देख ही रहे हैं कि जहां किसानों को पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, वहीं खाद की बड़ी भारी दिक्कत है। और खासकर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात इस सरकार ने कही थी, क्या आप आने वाले समय के अंदर सेंटर के मिनिस्टर से मिलकर के ये मांगे भी उनकी उठाएंगे? और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जहां आपको पढ़ाई के बीच में यहाँ आकर के चुनाव लड़ना पड़ा, क्या आप अभी बीच में आपकी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं? जी दुष्यंत जी संक्षेप में। जी बिल्कुल। स्वामीनाथन के लिए निरंतर मेरी चर्चा भी हुई है कृषि मंत्री भारत सरकार से, और मैंने मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी है कि उनने 30 सभाओं में ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करी जाएगी, उसको लागू करनी चाहिए। और जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, मैंने खुद 4 यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, और जिसमें मिलता है उसमें जरूर अपनी MBA तो घर बैठकर पूरी करूंगा, और अगर जाना पड़ा तो 3 महीने के लिए विदेश जाकर अपनी शिक्षा। ललित नागर साहब हमारे बीच में है, विधायक है कांग्रेस पार्टी के तिगांव से। नागर साहब, कोई सवाल, कोई टिप्पणी दुष्यंत के लिए संक्षेप में? सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अचीवर ऑफ द 2014 आप बने। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल के समय में चौधरी देवीलाल जी का नाम एक जननायक के रूप में रहा था। पूरा भारतवर्ष उनको एक लीडर के रूप में मानता था। जब आपकी दूसरी पीढ़ी आई चौधरी ओम प्रकाश जी की, तीसरी पीढ़ी आई अजय सिंह चौटाला जी की, चौथी पीढ़ी आपकी आई, कहीं ना कहीं
हर पीढ़ी में राजनीतिक वर्चस्व कुछ कम होता दिखाई दिया है। आप इसे दोबारा उठाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं जहां अपने चौधरी देवीलाल जी से तुलना मेरी करने की कार्य किया, कभी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो संघर्ष उनने किया है, जो समय उनने देखा है। 19 महीने इमरजेंसी में जेल में रहना, पाँव में फंगस लगी हुई थी पर किसानों के साथ खून निकलते हुए दिल्ली की तरफ यात्रा करना, वो जो समा उनने देखा है और जो संघर्ष उनने इस प्रदेश को पैदा करने के लिए किया है, मुझे नहीं लगता मैं अपने जीवन काल में वो संघर्ष कभी कर पाऊंगा। मगर एक तौर पर मेरा प्रयास यही रहेगा कि चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए इस प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ूं और जो चौधरी देवीलाल के सपने का हरियाणा था उसको और उन्नत बनाने के लिए संघर्ष करूं। मेरा तो यही प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ एक युवा होने के नाते, जिस तरह जय भगवान भाई बोल रहा था, हमारे युवाओं के लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए जरूर लड़ाई लड़ूंगा, जिससे एक अलग तरीके से देश के अंदर उनको सुरक्षा भी और उनको सुविधाएं भी उपलब्ध। रतिया से विधायक बलियाला जी हमारे साथ हैं। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, सबसे पहले तो आपको अचीवर ऑफ द ईयर 2014 अवार्ड ये प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको, पूरे परिवार को आपके। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज के समय में बहुत सी समस्याएं हैं समाज के अंदर, और उनमें से एक बहुत गंभीर समस्या है रोजगार की। आज का जो रोजगार का जो पैटर्न है वो बहुत सी सरकारें वो आउटसोर्सिंग से कर रही हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि क्या आप इसके बारे में कोई ना कोई कदम उठाने का काम करेंगे? दुष्यंत जी, छोटा सा जवाब प्लीज दीजिएगा। छोटा सा जहां आपने कहा कि एक ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रखी है जिससे बहुत बड़ी लूट मचाई जाती है, बिल्कुल है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, सारे शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें ऑल्टरनेटिव रोजगार गांव में बनाने पड़ेंगे, और अगर हमने गांव देहात के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने शुरू कर दिए तो हमारी माताओं बहनों को भी हम रोजगार दे पाएंगे, और युवा साथियों के लिए भी गांव तौर पर हम रोजगार बना पाएंगे। हमें जरूर सबसे पहले गांव में रोजगार बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम वो व्यवस्था कर पाएंगे, मुझे लगता